भारतीय न्यायपालिका के बारे में अब तक हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी न्यायपालिका जो है उसकी स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है और स्वतंत्रता के लिए किन किन अंगों का उससे निष्पक्ष रहना ज़रूरी है, उसका निष्पक्ष होना क्यों ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में अगर बात करें तो संविधान का एक अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 124(1) यानी अनुच्छेद 124(1), जिसको हम अनुच्छेद 124(a) के तहत भी जान सकते हैं। अनुच्छेद 124(1) जो है उसमें दिया गया है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाए। अनुच्छेद 124(1) के तहत मूल संविधान जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों को मिला करके कुल संख्या जो है वो 8 रखी गई थी। यानी टोटल संख्या शुरू के अंदर कितनी रखी गई थी? 8 रखी गई थी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124(1) के तहत। और ये थी मूल संविधान की बात, यानी मूल संविधान जो था उसके अंदर अनुच्छेद जो 124(1) था उसके अंदर 8 कुल संख्या रखी गई थी। 8 कुल संख्या किस प्रकार से रखी गई थी कि न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश यानी 7 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 8 हो गए, तो कुल मिलाकर के 8 रखी गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों की संख्या के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। न्यायाधीशों के वेतन एवं शर्तें निश्चित करने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। और अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। और वर्तमान में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर टोटल जो संख्या है न्यायाधीशों की वो है 31, यानी 31 न्यायाधीश जो है वो वर्तमान में कार्यरत हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अभी क्षेत्राधिकार क्या है, न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कैसे तय होती है, इनके वेतन एवं शर्तें वो कैसे है, वो हम आगे के वीडियोज़ में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो 124(1) के तहत मूल संविधान के अंदर दिया गया था। और मूल संविधान में जो है वो न्यायाधीशों की संख्या 8 रखी गई थी और वर्तमान में अमेंडमेंट करके यानी संशोधन करके और उसे 31 कर दिया गया है। क्योंकि समय समय पर संसद के पास चूँकि इन चीज़ों की शक्ति है इसको बढ़ाने की, घटाने की, यानी न्यायाधीशों की संख्या जो है, न्यायाधीशों की संख्या तय करने की शक्ति है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जो है, क्षेत्राधिकार क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। तो इन क्षेत्राधिकारों को घटाने का, बढ़ाने का, न्यायाधीशों का जो वेतन है उसका और उसकी शर्तें जो हैं इनको निश्चित करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। और चूंकि ये अधिकार संसद के पास है तो संसद ने समय समय पर टाइम टू टाइम न्यायाधीशों की संख्या में चेंजमेंट की है, वृद्धि की, और उसको वर्तमान में कहाँ तक पहुँचा दिए? 31 तक उसको पहुँचा दिया गया है। आगे है न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उनको किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है ये हम देखते हैं। 1950 से 1973 तक तो ये व्यवहार में यही था कि उच्चतम न्यायालय जो है उसका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। यानी मान लीजिए जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो तय करेंगे कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं उनको नियुक्त किया जाएगा बतौर मुख्य न्यायाधीश के तौर पे। लेकिन इस व्यवस्था का 1973 में हनन हो गया। हनन होने का मतलब है कि इस परंपरा को तोड़ दिया गया जब A.N. रे से पहले भी 3 जो न्यायाधीश हैं वो वरिष्ठतम की श्रेणी में आते थे। यानी पहले नंबर पे कोई और थे, दूसरे पे कोई और थे, तीसरे पे भी कोई और थे, और A.N. रे जो हैं वो 4 नंबर पे आते थे। तो 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था A.N. रे को। और पहली बार ये 1973 के अंदर तोड़ा गया था जब इंदिरा सरकार थी। उसके बाद में 1975 में न्यायमूर्ति थे HR खन्ना, हंसराज खन्ना जो हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए एक न्यायमूर्ति हुए हैं MH बेग की नियुक्ति की गई है। तो 2 बार कुल मिलाकर के इस परंपरा को तोड़ा गया था कि उच्चतम न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। इसको 2 बार तोड़ दिया गया। एक बार तो A.N. रे को जब नियुक्त किया गया तब, और दूसरी बार हंसराज खन्ना को पीछे छोड़ करके और MH बेग की जब नियुक्ति की गई थी तब इस परंपरा को तोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और इसके साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर करता है।
यानी सर्वोच्च न्यायालय में अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर की, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करेगा। अन्य जो इसके सहायक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज के, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट की, कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ पर चीफ जस्टिस है वो कौन होगा, तो इसकी जो नियुक्ति, चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होता है, CJI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसके परामर्श से। और संबंधित राज्य है, मान लीजिए राजस्थान के अंदर नियुक्त करना है, राजस्थान हाई कोर्ट का जज नियुक्त करना है, तो राजस्थान का जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल जो होगा उसकी परामर्श पे और सुप्रीम कोर्ट जो है उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जो राजस्थान का चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसकी नियुक्ति की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के हम सिंपली कहें तो हाई कोर्ट की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट का जज, राष्ट्रपति और राज्यपाल मिलकर के करते हैं, राज्यपाल मिलकर के करते हैं। कुल मिलाकर के सिंपल सी बात ये हुई। अगर संविधान की बात करें तो संविधान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी नियुक्ति के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केवल 2 मामलों को अगर छोड़ दें, 2 मामले कौन से, एक तो AN रे का मामला और दूसरा HR खन्ना जो MH बेग का जो मामला है 1975 और 1973 का जो मामला है, जब AN रे को नियुक्त किया गया था 1973 में, वो मामला छोड़ दें, और दूसरा 1975 में जब HR खन्ना को छोड़ करके MH बेग को बनाया गया था, अगर इन 2 मामलों को हम छोड़ दें तो हमेशा ही वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी वरिष्ठता का मतलब है सीनियर मोस्ट जज को ही जज बनाया गया था। 1993 में, 1993 में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से ये निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। यानी जो पहले जो परंपरा का हनन किया गया था, परंपरा को तोड़ा गया था, उस तरीके से अब आज के बाद में नहीं किया जाएगा। 1993 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से ये सिद्धांत दिया था, ये निर्णय दिया था। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालयों के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श दिया जाएगा। यानी जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो जब रिटायर होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा, उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके 2 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे, यानी सीनियर मोस्ट जज होंगे 2, उनसे वो परामर्श करेगा और खुद भी अपना रिव्यू रखेगा और उसके बाद में राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा कि भाई मुझे लगता है कि इसको जो है वो सीनियर मोस्ट जज यही लगते हैं और इनको CJI बनाया जाना चाहिए। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में अनुच्छेद है 127, यानी अनुच्छेद जो 127 है उसके अनुसार क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी कर सकता है। यानी मुख्य न्यायाधीश के पास इतना पावर होता है कि वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से अनुच्छेद 127 का यूज़ करके अनुच्छेद 127 का यूज़ करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय कौन सा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो कि ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए बनने के लिए वो हम अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। तो ऐसे जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, राष्ट्रपति जो है वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उसके संबंध में राष्ट्रपति जो है वो संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनसे परामर्श करेंगे और उसके बाद में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो बनने के लिए, न्यायाधीश जो है वो बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसके तहत जो भी अमेंडमेंट होने के बाद में जो वर्तमान में कानून लागू है उसके तहत वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट के अंदर, कम से कम 5 साल तक जज रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब है वो वकील रह चुका हो, हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए और कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील रह चुका हो।
तो वो व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति की दृष्टि के अंदर वह एक पारंगत विधिवेता हो। विधिवेता का मतलब है कि उसको विधि का पूरा ज्ञान हो, विधि यानी कानून का वो पूरा ज्ञान हो, वही व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसके पास कम से कम ये जो योग्यता है ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के लिए कम से कम न्यायाधीश के तौर पर या फिर कम से कम उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जो हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल जो है वो सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो भी हैं वो 65 वर्ष तक की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे सरकार 5 साल की है तो 5 साल उनका कार्यकाल है, नहीं, वो मैक्सिमम जब तक 65 वर्ष की आयु उनकी होगी तब तक वो अपना पद धारण कर सकते हैं और उसके बाद में उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि न्यायाधीश को किस प्रकार से अपने पद से हटाया जा सकता है। थैंक यू।